हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग अकाउंटिंग का जो लेसन फर्स्ट है, गैर लाभकारी संगठनों या फिर गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 2020 में हर हाल में आपसे मतलब एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आपको ऑब्जेक्टिव का 60 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना होगा। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन से आप लोगों को 50 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, यानी कि 10 क्वेश्चन आप लोगों को ऐच्छिक है, यानी कि आप मतलब जिसका चाहें 60 क्वेश्चन में से जो भी 50 क्वेश्चन आप लोगों को मतलब याद हो उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो आपको उसमें से सबसे सही उत्तर चुनना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमको लगता है कि मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, तो उसमें से आप लोगों को परफेक्ट क्वेश्चन का आंसर चुनना होता है। ठीक है, तो चलिए लेसन 1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, पुराने अखबारों की बिक्री है। ठीक है, यानी कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज, यानी कि जब हम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम कोई भी मतलब वस्तु सेलिंग या परचेजिंग करते हैं, ठीक है, तो वो 2 प्रकार का होता है। जो गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का अगर हम लेखांकन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कुछ आयगत प्रकृति की होती है और कुछ पूंजीगत प्रकृति की होती है। ठीक है, तो आयगत का मतलब क्या होता है, वैसा आय या व्यय जो हमको बार बार प्राप्त हो या फिर हम जो बार बार एक्सपेंस करें। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयगत आय या आयगत व्यय। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो पुराने अखबार की बिक्री है वो क्या होता है, हम संस्था में अगर काम कर रहे हैं या फिर संस्था में कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो संस्था में तो जाहिर सी बात है कि हर डेली का डेली मतलब अखबार आता होगा। ठीक है, तो जब डेली का डेली अखबार आएगा तो उसको हम रख के क्या करेंगे, आज का अखबार अगर हम आज पढ़ लिए तो फिर कल वो फिर मतलब यूज़ नहीं होता उसका, तो हम करते क्या है, उसको हम बेच देते हैं। ठीक है, तो अखबार हम डेली खरीदते हैं और फिर क्या करते हैं, डेली 1 सप्ताह या 1 महीने पे हम उसको सेल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आयगत व्यय है, सॉरी आयगत आय है। ठीक है, यानी कि आयगत प्राप्ति। तो जो पुराने अखबार की बिक्री है वो क्या है, वो बार बार हम करते हैं, हर एक मतलब साल में या फिर हर एक मंथ में हम बहुत बार इसका सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो उससे हमको बार बार इनकम आता रहता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आयगत प्राप्ति बोलेंगे। क्लियर, जो पुराने अखबार की बिक्री है वो क्या है, आयगत प्राप्ति है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है कि पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। ठीक है, अगर कोई पुरस्कार कोष हो, ठीक है, उससे संबंधित आय और व्यय अगर होते हैं तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं। ठीक है, इंग्लिश से दिया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द प्राइज फंड इज शोन इन, यानी कि हम कहाँ दिखाएंगे उसको। ठीक है, आय एवं व्यय खाते में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, या फिर रोकड़ खाता में। ठीक है, तो पुरस्कार कोष से संबंधित जो भी आय और व्यय होते हैं उसको हम कहाँ दिखाते हैं, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। ठीक है, कहाँ दिखाते हैं, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। क्लियर, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है कि गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क लाइफ मेंबरशिप फीस इज ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स इज। ठीक है, यानी कि जो गैर व्यापारिक संस्था हैं उनका लिए जो आजीवन सदस्यता शुल्क है वो क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है, आयगत प्राप्ति है, या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आजीवन सदस्यता शुल्क, देखिए सदस्यता शुल्क 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक जनरली दिया रहेगा सदस्यता शुल्क, ठीक है, सदस्यता शुल्क एक जनरली दिया रहेगा, और एक दिया रहेगा आजीवन सदस्यता शुल्क। ठीक है, जो सदस्यता शुल्क है वो आपको 2 तरीके से दिया रहेगा, एक दिया रहेगा सिर्फ सदस्यता शुल्क, ठीक है, यानी कि मेंबरशिप फीस। ठीक है, तो जो मेंबरशिप फीस रहेगा वो क्या होगा, वो आपको हर बार मिलेगा। ठीक है, मेंबरशिप फीस आपको हर बार मिलेगा, लेकिन अगर आपको आजीवन सदस्यता शुल्क कह दे
आजीवन सदस्यता शुल्क, तो वो क्या होता है, वो लाइफ में एक ही बार मिलेगा। क्लियर। अगर आपसे कहे सदस्यता शुल्क, तो सदस्यता शुल्क यानी कि मेंबरशिप फीस, अगर आपसे कहा जाए मेंबरशिप फीस, तो इसका मतलब क्या कि ये आपको हर बार मिलेगा। ठीक है, मेंबरशिप फीस आपको हर बार मिलता है। लेकिन अगर कहा जाए लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, तो ये क्या होता है, ये आपको लाइफ में एक ही बार मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर मेंबरशिप फीस कहें तो वो हमारा आयगत होता है। ठीक है, अगर हमको मेंबरशिप फीस मिलता है तो वो हमारा आयगत आय होता है। लेकिन अगर लाइफ मेंबरशिप फीस मिले ठीक है, अगर हमको लाइफ मेंबरशिप फीस मिले तो वो क्या होता है, वो पूंजीगत प्राप्ति होती है। क्लियर। अगर हमको लाइफ मेंबरशिप फीस मिलता है तो वो क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि वसीयत यानी कि रिक्त को माना जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज, तो जो वसीयत होता है, आपको बता दें कि वसीयत को हम लोग मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं उनसे प्राप्त जो भी धन होता है या फिर जो भी पूंजी होती है उसको हम बोलते हैं वसीयत। ठीक है, जो हमसे मतलब पहले वाले लोग होते हैं, जैसे आपके घर पे आपके दादा होंगे, आपके पापा होंगे, ठीक है, उसके बाद आप हुए, तो आपके दादा का जो भी ज़मीन जायदाद होगा वो किसको मिला होगा, आपके पापा को। ठीक है, फिर आपके पापा का जो भी होगा वो आपको मिलेगा, फिर आपका जो होगा वो आपके लड़कों को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये वसीयत है। ठीक है, तो कह रहा है कि वसीयत को क्या माना जाना चाहिए, लायबिलिटी मानना चाहिए, या आयगत प्राप्ति मानना चाहिए, या पूंजीगत प्राप्ति मानना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वसीयत क्या है भाई, वसीयत क्या है, बार बार थोड़े मिलता है, वसीयत हमको बार बार नहीं मिलता है, वसीयत हमको लाइफ में एक ही बार मिलेगा ना। अगर आपके पापा का मान लीजिए कि अगर 2 एकड़ या 4 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, वो आपको दे देते हैं, तो क्या फिर दोबारा थोड़े देंगे, उतना ही है, एक बार दे दिए काम खत्म। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारा पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगा। क्लियर, क्या कहलाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सचिव को मानदेय का भुगतान है। ठीक है, पेमेंट ऑफ होनोरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि मानदेय होता क्या है। ठीक है, मानदेय क्या होता है, तो अगर आप लोग मानदेय को नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मानदेय क्या होता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, हम अपने संस्था में जो भी कर्मचारी रखते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय रखते हैं, तो उनको हम कुछ ना कुछ सैलरी देते हैं ताकि वो हमारे संस्था के लिए काम करें। ठीक है, जो भी कर्मचारी या जो भी एम्प्लॉई हमारे संस्था के लिए काम करते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम सैलरी देते हैं ताकि वो हमारे संस्था के लिए काम करें। लेकिन जो सचिव होते हैं, ठीक है, जो सेक्रेटरी होते हैं, वो हमारे संस्था में काम मतलब हमारे संस्था के लिए काम तो करते हैं लेकिन उनका कोई सैलरी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब बताइए कि कोई व्यक्ति हमारे लिए क्यों काम करेगा, जब उसको कुछ प्रॉफिट ना हो तो फिर वो हमारे लिए क्यों काम करेगा। सोचने बात है ना भाई, कि अगर आपको हमसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप हमारे लिए काम क्यों करेंगे। तो अगर हम उसको कुछ ना कुछ मतलब देंगे, सेक्रेटरी को कुछ पेमेंट करेंगे, तभी ना वो हमारे लिए अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो उसीलिए उसको हम होनोरेरियम देते हैं। ठीक है, मानदेय देते हैं ताकि वो हमारे लिए काम अच्छे तरीके से करें। ठीक है, तो जब हम होनोरेरियम देंगे सचिव को तो एक बार थोड़ा देंगे, हम हर एक माह या हर एक 2 माह 6 माह पे उसको होनोरेरियम देते रहेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि सचिव को मानदेय का भुगतान क्या कहलाएगा, पूंजीगत व्यय है या आयगत व्यय है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आएगा, आप लोग खुद समझदार हो, समझ सकते हो कि अगर हम हर बार उसको होनोरेरियम देते हैं, ठीक है, मानदेय देते हैं, तो क्या है, वो आयगत व्यय कहलाएगा। क्लियर, तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर आ जाएगा कि ये आयगत व्यय है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि विशिष्ट दान है। ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन इज
स्पेसिफिक डोनेशन इज, तो विशिष्ट दान क्या है, ठीक है। तो ध्यान का विशिष्ट दान का, दान ऐसे जनरली अगर दिया जाए 100, 50, 2000, 4000, 10,000, 50,000, जनरली अगर हम दान देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो आयगत व्यय है, ठीक है, सॉरी आयगत प्राप्ति है, ठीक है। अगर हमको दान मिलता है ना, दान अगर हमको मिलता है 200, 400, 1000, 10,000, 50,000, 1,00,000, मतलब उसका कोई उद्देश्य ना हो, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है, वो आयगत प्राप्ति है। लेकिन अगर किसी विशेष काम के लिए हमको दान मिलता है, ठीक है, अगर किसी विशेष काम के लिए हमको दान मिलता है, यानी कि वो अगर 10 रुपया, उसका अमाउंट अगर 10 रुपया हो और दिया हो कि आप इस अमाउंट से ये कराइएगा, इस काम को आपको कराना है, ठीक है, चाहे उसका अमाउंट कम हो, लेकिन एक विशेष उद्देश्य से मिले कि आपको इस पैसे से ये काम कराना है, ठीक है, तो वो क्या है, वो पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगा। क्लियर। अगर किसी विशेष काम के लिए हमको कम अमाउंट ही मिले, लेकिन उसका उद्देश्य दिया रहे कि आपको इस उद्देश्य से हम पैसा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो वो क्या है, वो हमारा पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 का ए, पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि आय व्यय खाते में लेखा के लेन देन दर्ज करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ, मतलब किस टाइप के लेन देन को हम आय व्यय खाते में लिखते हैं, ठीक है। तो दिया है केवल पूंजीगत प्रकृति, केवल आयगत प्रकृति, दोनों आयगत एवं पूंजीगत, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या निकल के आएगा, तो जो आय व्यय खाता हम तैयार करते हैं, जो भी आय व्यय खाता हम तैयार करते हैं, तो उस आय व्यय खाते में हम लोग सिर्फ आयगत प्रकृति के लेन देन को ही दर्ज करते हैं, ठीक है, चाहे वो आयगत आय हो या आयगत व्यय हो। क्लियर। तो हम उसमें पूंजीगत प्रकृति के लेन देन को उसमें नहीं डालते हैं, ठीक है। जब भी हम आय व्यय खाता बनाएंगे तो उसमें क्या करते हैं, आय व्यय खाते में सिर्फ हम आयगत आय और आयगत व्यय को ही दिखाते हैं। तो इसलिए आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा 7 का बी। क्लियर, कोई डाउट। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि बकाया चंदा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज, ए या एन, क्या है, जो बकाया चंदा हमारा रहता है वो क्या है, आय है, संपत्ति है, दायित्व है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो देखिए चंदा अगर हमारा बकाया हो, चंदा हमारा बकाया हो तो इसका मतलब क्या, वो हमको प्राप्त होने वाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमको इस 2020 में, ठीक है, 2020 में हमको चंदा मिलने वाला था 50,000 रुपया, ठीक है, चंदा कितना मिला था 50,000, लेकिन अभी तक हमको मात्र 40,000 ही चंदा मिला है, ठीक है, कितना, मात्र 40,000 रुपया हमको चंदा मिला है, जबकि मिलना कितना था 50,000। तो 10,000 हमारा अभी बाकी है, हमको मिला नहीं है, तो मिलेगा ना भाई, 10,000 हमको मिलेगा, तो जो मिलने वाला होगा वो हमारा संपत्ति है, नो डाउट, ठीक है। तो अगर बकाया चंदा होता है तो वो हमारा क्या होता है, संपत्ति होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि यदि स्पष्टतया कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है, ठीक है, एंट्रेंस फीस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, ठीक है, यानी कि कुछ न दिया रहे तो जो प्रवेश शुल्क होता है, एंट्रेंस फी, उसको हम क्या मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में है आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, दायित्व, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर स्पष्टतया कुछ न दिया रहा है तो हम जो प्रवेश शुल्क होता है, प्रवेश शुल्क को हम क्या मानते हैं, तो आयगत प्राप्ति मानते हैं। क्लियर। अगर स्पष्ट रूप से कुछ न दिया रहा है कि इसको क्या मानना है, ठीक है, सिर्फ दिया है कि एंट्रेंस फीस, प्रवेश शुल्क, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं दिया था कि इसको हमको मानना क्या है, आयगत मानना है, पूंजीगत मानना है, संपत्ति मानना है, या दायित्व मानना है, तो हम आँख मूंदेंगे और उसको कहाँ डालेंगे, आयगत प्राप्ति में डाल देंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है,
दिया है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है, ठीक है। फिर आ गया लाइफ मेंबरशिप फीस। चलिए पिछले जो क्वेश्चन था 3 नंबर, तो हमने 3 नंबर क्वेश्चन को देखा था, तो उसमें बताए थे हम कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, आजीवन सदस्यता शुल्क देता है, ठीक है, मेंबरशिप और लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है, दोनों में अंतर बताए थे कि अगर मेंबरशिप का है तो इसका मतलब कि वो हमको बार बार मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर लाइफ मेंबरशिप फीस का है तो इसका मतलब कि वो हमको लाइफ में एक ही बार मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस दिया है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमको एक ही बार मिलेगा, और जब एक ही बार मिलेगा तो हमारा पूंजीगत प्राप्ति होगा। क्लियर? क्या होगा? पूंजीगत प्राप्ति होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती हैं, ठीक है। जैसे जितनी भी पूंजीगत प्रकृति की जितनी भी प्राप्तियां होंगी उसको हम कहाँ दिखाएंगे, ठीक है। ऑल द शिफ्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन, कहाँ दिखाएंगे भाई? आय व्यय खाता में, स्थिति विवरण में, लाभ हानि खाता में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जितनी भी आयगत या मतलब पूंजीगत प्रकृति की जितनी भी प्राप्तियां होती हैं उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ठीक है। कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। पूंजीगत प्रकृति की जितनी भी प्राप्तियां होंगी उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया है कि आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है, ठीक है। ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इज इन नेचर आर शोन इन, ठीक है। कहाँ दिखाएंगे? जो आयगत प्रकृति की मदें होंगी, जो आइटम होंगे उसको हम कहाँ दिखाएंगे? आय व्यय खाते में, स्थिति विवरण में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आय व्यय खाते में, ठीक है। चूँकि आय व्यय खाते में हम लोग सिर्फ आयगत प्रकृति के लेन देन को ही दिखाते हैं। क्लियर? तो जो आयगत प्रकृति की आइटम होंगे उसको कहाँ दिखाएंगे? आय व्यय खाते में दिखाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा मतलब है जो अलाभकारी संगठन नहीं है या गैर लाभकारी संगठन नहीं है, ठीक है। स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब या पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर पार्टनरशिप पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो पार्टनर्स होते हैं ना वो सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं, ठीक है। जो भी पार्टनर्स होते हैं वो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही काम करते हैं। तो इसलिए जो साझेदारी फर्म है यानी कि पार्टनरशिप फर्म, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर संपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं। द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज, हम क्या बोलते हैं? जो देता मतलब क्या? लाइबिलिटीज़ पर अगर एसेट एक्स्ट्रा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एसेट हमारा ज़्यादा हो, लाइबिलिटीज़ कम हो, तो जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। पूंजी निधि, पूंजी, प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर हमारा मतलब किसी संस्था का हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, किसी भी संस्था का हम अगर फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें हम लोग मतलब जो कैपिटल होता है उसमें सिर्फ कैपिटल को कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? अगर एसेट ज़्यादा है और लायबिलिटीज़ कम है तो जो डिफरेंस की राशि आती है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मतलब अलाभकारी संगठनों का लेखांकन करेंगे, ठीक है, गैर व्यापारिक संगठनों का लेखांकन करेंगे और उसमें अगर एसेट मतलब एसेट और लायबिलिटीज़ का जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस की राशि को हम यहाँ पे कैपिटल फंड बोलेंगे, ठीक है, पूंजी निधि बोलेंगे। क्लियर? यहाँ पे हम क्या बोलेंगे उसको? कैपिटल फंड या पूंजी निधि। क्लियर? वहाँ पे अगर कोई लाभ कमाने वाली संस्था होती है तो लाभ कमाने वाली संस्थाओं को अगर हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? एसेट और लायबिलिटीज़ के डिफरेंस को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन गैर लाभकारी संगठनों का अगर हम फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है,
तो उसमें अगर हमारा एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल फंड। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय ए क्लब आर शोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो जो अगर कोई क्लब आपको चंदा देता है एडवांस में, ठीक है, अगर आपको एडवांस चंदा मिलता है तो उसको आप कहाँ दिखाइएगा। ठीक है, तो उसको आप, क्योंकि आपको एडवांस में मिला है, ठीक है, तो एडवांस मिलता है, ठीक है, तो अगर कोई मतलब व्यक्ति आपको एडवांस में चंदा देता है, कोई क्लब आपको एडवांस में चंदा देता है, तो वो चंदा आपके लिए क्या है, आपके लिए दायित्व है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप हमारे यहाँ कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारे यहाँ कोई काम कर रहे हैं और आप अभी मान लीजिए कि चलिए जुलाई का, आप हमारे यहाँ जुलाई का भी काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने आपको सैलरी अगस्त का भी दे दिया। ठीक है, हमने क्या किया, आप अभी जुलाई में काम कर रहे हैं और हमने आपको अगस्त का भी सैलरी पेड कर दिया। ठीक है, तो अगर हमने आपको अगस्त का सैलरी पेड कर दिया तो आपके ऊपर क्या है, ये दायित्व तो हो गया ना कि आप हमारे यहाँ अगस्त में भी काम करिएगा। क्लियर। अगर आप हमारे यहाँ जुलाई में काम कर रहे हैं और हमने क्या किया, आपको एडवांस में अगस्त का भी मतलब सैलरी पेड कर दिया, तो आपके ऊपर ये दायित्व तो बन जाता है कि आप हमारे यहाँ अब अगस्त में भी काम करिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका दायित्व है। ठीक उसी तरह अगर हमारे यहाँ कोई व्यक्ति, कोई क्लब अगर हमको मतलब एडवांस में चंदा दे देता है तो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो हमारे लिए दायित्व तो बन जाता है। क्लियर। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आय नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि आय कौन सा नहीं है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल ऑफ टिकट या फिर एंडोमेंट फंड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, देखिए चूँकि अगर हमको चंदा मिलता है तो चंदा से भी हमको आय आता है, अगर दान कोई देता है दान से भी आय आता है, अगर हम टिकट बेचते हैं तो उससे भी हमको आय आता है। ठीक है, तो एंडोमेंट फंड जो है वो क्या है, वो हमारा निधि है। फंड मतलब क्या, निधि, और फंड का मतलब कि हमारा ये आय नहीं है। ठीक है, फंड का मतलब ये हमारा आय नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि आय व्यय खाते में शामिल होते हैं। क्या शामिल किया जाता है भाई आय व्यय खाते में, आयगत मध्य, पूंजीगत मध्य, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आय व्यय खाते में हम क्या दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आयगत मध्य ही दिखाते हैं। ठीक है, जो आयगत आय व्यय खाते होंगे, आय व्यय खाते में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आयगत मध्य ही दिखाते हैं, चूँकि नाम ही है आय व्यय खाता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। 18वां क्वेश्चन क्या है, दिया है कि गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन होते हैं। ठीक है, तो जो गैर व्यापारिक संस्था होते हैं उसमें लेन देन कैसे होते हैं, नगद होते हैं, उधार होते हैं, नगद एवं उधार दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो जो गैर व्यापारिक संस्था होते हैं उसमें नगद और उधार, ठीक है, नगद और उधार दोनों प्रकार के ही लेन देन होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। तो जब लाभ न कमाने वाली संस्था है तो उसका उद्देश्य क्या होगा, लाभ नहीं कमाएगा। तो जब लाभ नहीं कमाएगा तो क्या करेगा भाई, तो समाज की सेवा करेगा, जाहिर सी बात है, कोई डाउट है। अगर हमारा उद्देश्य लाभ नहीं कमाना है, ठीक है, तो जब हम लाभ नहीं कमाएंगे तो क्या करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, समाज की सेवा करना। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। ठीक है, अगर कोई संस्था हमको चंदा देता है तो वो क्या है, ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति है, आयगत प्राप्ति है या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका आयगत प्राप्ति है। क्लियर।
क्या हो जाएगा, आयगत प्राप्ति। कोई भी संस्था अगर आपको चंदा देती है तो चंदा अगर विशेष उद्देश्य से न दिया जाए, ठीक है, ये ना कहा जाए कि इस चंदे से आपको इस काम को कराना है, यानी कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए अगर आपको चंदा नहीं मिलता है तो वो क्या है, वो आपका आयगत प्राप्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क को माना जाता है। ठीक है, अगर कोई क्लब अगर किसी क्लब से आपको प्रवेश शुल्क प्राप्त हो रहा हो, ठीक है, तो उस प्रवेश शुल्क को क्या माना जाएगा, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति या आयगत व्यय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आयगत प्राप्ति। ठीक है, कोई डाउट है, तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ। ठीक है, किसका सारांश है भाई, तो आय व्यय खाता का, आर्थिक चिट्ठा का, रोकड़ बही का या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देख लीजिए, आंसर इसका होता है, जब भी आय व्यय प्राप्ति और भुगतान खाता की बात हो तो याद रखिएगा कि प्राप्ति और भुगतान खाता रोकड़ बही का सारांश होता है। क्लियर है, क्या होता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बही का सारांश होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर, चलिए अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो ऑब्जेक्टिव देखिए, चूँकि ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग मतलब माइनर सेकेंड में 2 सेकेंड 5 सेकेंड में आप उसका आंसर बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाइएगा, तो देखिए दिया है क्या कि वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा है 50,000। ठीक है, वर्ष के दौरान कितना है, 50,000 चंदा मिला है। दिया है कि वर्ष के अंत में अदद चंदा है 8,000। ठीक है, और वर्ष के प्रारंभ में अदद चंदा है 6,000। चंदों से प्राप्त शुद्ध आय होगी। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास चंदा है, कितना चंदा है, अगर हमारे पास 50,000 रुपया, ठीक है, तो 50,000 रुपये में हम क्या करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग जो होता है उसको घटाते हैं। क्लियर, और क्लोजिंग को जोड़ते हैं। क्लियर, आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग को घटाते हैं और क्लोजिंग को जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए वर्ष के अंत में अदद चंदा कितना है 8,000, तो क्लोजिंग को ऐड करते हैं, तो 50,000 में 8,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 58,000। क्लियर, और दिया है कि वर्ष के प्रारंभ में अदद चंदा 6,000 है। ठीक है, तो जो आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग को घटाते हैं, तो वर्ष के प्रारंभ का मतलब का ओपनिंग, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 6,000, तो इसमें से 6,000 हम लेस कर देंगे। अब कितना बचा भाई, तो 58,000 में से 6,000 क्या बचा 52,000, तो जो 52,000 आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 52,000 देखिए दिया हुआ है यहाँ पे सी नंबर। ठीक है, तो सी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 52,000। क्लियर, ध्यान रखिएगा कि अगर आउटस्टैंडिंग दिया रहे तो आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग को घटाते हैं, क्लोजिंग को जोड़ते हैं। ठीक है, अगर प्रीपेड दिया रहे तो प्रीपेड के ओपनिंग को जोड़ते हैं। ठीक है, प्रीपेड के ओपनिंग को जोड़ते हैं और क्लोजिंग को घटाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 1,80,000, वर्ष के अंत में अदद चंदा 20,000, वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा 10,000। आय तथा व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली चंदे की राशि होगी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000 रुपये, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000। ठीक है, दिया है कि द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी, क्या होगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बताए हैं कि अगर हमारे पास चंदा है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी चंदा हमको मिलता है तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया 1,80,000 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोले थे
बोले थे कि आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग को घटाते हैं और क्लोजिंग को जोड़ते हैं। तो इसमें क्या दिया है, वर्ष के अंत में अदद चंदा यानी कि क्लोजिंग है, ठीक है। तो क्लोजिंग कितना है, 20,000 है, तो 20,000 को ऐड करेंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग है, ठीक है। तो 1,80,000 में 20,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख, ठीक है। अब चूँकि वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा है, तो अगर अग्रिम चंदा हमको प्राप्त होता है वर्ष के अंत में तो उसको हम घटाते हैं, तो उसको क्या करेंगे, 10,000 लेस कर देंगे। अब 2 लाख में से 10,000 लेस कर दिए, कितना बचा, 1,90,000, तो वही 1,90,000 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है कि यदि विशिष्ट कोष संधारित होता है और यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष की तुलना कुल राशि से अधिक हो तो शेष व्ययों को लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ लिखा जाएगा, दिया है कि यदि विशिष्ट कोष संधारित है, इन केस स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन्ड, द एक्सपेंसेस एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द फंड्स शुड बी रिकॉर्डेड ऑन। कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा भाई, ठीक है। आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, या आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में, आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में, या स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में। क्लियर, आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में। अब ऐसा क्यों होगा, ठीक है, ये भी देख लीजिए ऐसा क्यों होगा। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी संस्था के मतलब अकाउंटेंट, ठीक है, किसी लाभ न कर संस्था क्या है, अकाउंटेंट, ठीक है। तो आपको क्या मिला, आपको वर्ष के मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो भी हो, ठीक है, आपको फंड मिला है, ठीक है। फंड मिलता है आपको मान लीजिए 50,000 रुपये, ठीक है। आपको कितना मिलता है, फंड मिला 50,000। जैसे मान लीजिए क्रिकेट फंड मिला, आपको क्रिकेट कराना है, ठीक है। तो क्रिकेट कराने के लिए कितना मिला, 50,000 रुपये मिला, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, आपने मतलब जो भी फंड मिला था क्रिकेट करने के लिए आपने क्रिकेट कराया, ठीक है, लेकिन आपका एक्चुअल जो एक्सपेंस हुआ वो 55,000 हो गया। क्लियर, आपको मिला था कितना क्रिकेट कराने के लिए 50,000 रुपये, ठीक है, लेकिन आपका एक्चुअल जो मतलब एक्सपेंस हुआ वो कितना हो गया, 55,000 रुपये। तो 5,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा खर्च किया। तो जितना आप एक्स्ट्रा खर्च करते हैं ना, जितना भी हम अधिक खर्च करते हैं उसको आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में डाला जाता है। क्लियर, अब इसी पे आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको मिला हो 50,000 रुपये क्रिकेट कराने के लिए, ठीक है, कितना मिला, 50,000 रुपये मिला क्रिकेट कराने के लिए, ठीक है, लेकिन आपने एक्चुअल एक्सपेंस किया 45,000 रुपये। क्लियर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पिछला में क्या था, पिछला था कि अगर आपको 50,000 रुपया मिला हो, ठीक है, और आपने एक्सपेंस कितना किया हो 55,000, तो 5,000 अगर आप अधिक खर्चा करते हैं तो उसको आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मिला हो 50,000 रुपये और आपने एक्चुअल में खर्चा कितना किया है 45,000, तो जो 5,000 बच गया वो आप जो बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसको डालिएगा, ठीक है। कहाँ डालिएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। लेकिन यहाँ वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि अगर हम अधिक खर्चा कर दिए, अगर हमने क्या किया, अधिक खर्चा कर दिया तो कहाँ डालेंगे। तो अगर जितना हम अधिक खर्चा करते हैं ना उसको हम कहाँ डालते हैं, आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में डालते हैं। क्लियर, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि उपभोगजन्य मदों की बिक्री से सभी प्राप्तियों को माना जाता है। जो दिया है ऑल रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम आर ट्रीटेड एज, उसको क्या माना जाता है, ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो भी मतलब उपभोगजन्य मद होते हैं
ठीक है, उनसे जो भी प्राप्तियाँ होती हैं उसको हम आयगत प्राप्ति मानते हैं। क्लियर? जो भी उपभोगजन्य मदों की बिक्री से प्राप्तियाँ होती है उसको हम आयगत प्राप्तियाँ मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे की राशि है 5000, अगले वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त राशि कितनी है 300 रुपये, चालू वर्ष के लिए अदत्त राशि 400 रुपये है। आय व्यय खाते में चंदे के लिए क्रेडिट की जाने वाली राशि क्या होगी? ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी। चलिए तो देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमने बताया था कि जो भी आपको चंदा की राशि हो तो चंदे की राशि को लेते हैं। ठीक है, तो चंदे की राशि कितनी है? 5000 है। क्लियर? अब 5000 चंदे की राशि हो गई और क्या दिया है? दिया है कि अगले वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त राशि 300 है। ठीक है, तो अगले वर्ष के लिए प्राप्त है यानी कि ये क्या है? एडवांस है, लेकिन एडवांस क्या है? क्लोजिंग है, और एडवांस के ओपनिंग को जोड़ते हैं, क्लोजिंग को घटाते हैं। ठीक है, तो जो 300 रुपये अगले साल के लिए हैं उसको घटा देंगे, बचेगा कितना? 4700 रुपये। ठीक है, और क्या दिया है? दिया है कि चालू वर्ष के लिए अदत्त राशि। ठीक है, यानी कि जो चालू वर्ष है, चालू वर्ष के लिए अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो आउटस्टैंडिंग को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 400 रुपये क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 5100 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो 5100 रुपये होगा वही हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यदि आय 16000 रुपये है और पूंजी कोष में डेबिट की गई कमी 4300 है तो व्यय कितना है? ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा इस क्वेश्चन पे। दिया है कि यदि आय 16000 है और पूंजी कोष में यानी कि कैपिटल फंड में डेबिट की गई कमी 4300 है तो हमारा एक्सपेंस कितना है? ठीक है, तो एक्सपेंस कितना होगा? तो एक्सपेंस हो जाएगा जितना हमारा आय है। ठीक है, और जितना हमारा कमी है। ठीक है, दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्लियर? हमारा जो भी आय है और जो भी कमी है दोनों को ऐड कर देंगे तो जो भी अमाउंट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 16000 और 4300 यानी कि 20300, तो जो भी 20300 होगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि आय व व्यय खाता का शेष दर्शाता है। ठीक है, तो जो आय व्यय खाता होता है, आय व्यय खाते के शेष जो होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? रोकड़, पूंजी कोष, शुद्ध लाभ या हानि, या आधिक्य या घाटा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आय व्यय खाता होता है, आय व्यय खाते के शेष हम क्या दर्शाते हैं? आधिक्य या घाटा। ठीक है, यानी कि सरप्लस या डिफिसिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी मतलब व्यक्ति अगर मर जाता है, ठीक है, तो उससे मतलब जो प्राप्त संपत्ति होती है, ठीक है, उसकी वसीयत से जो भी प्राप्त होता है उसको हम रिक्त बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? रिक्त। याद रखिएगा कि अगर कोई मृत व्यक्ति होता है उसकी वसीयत से जो भी हमको संपत्ति प्राप्त होती है उसको हम रिक्त बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वसीयत को मानना चाहिए। ठीक है, तो वसीयत को क्या मानना चाहिए? दायित्व मानना चाहिए, या फिर आयगत प्राप्ति मानना चाहिए, या आय मानना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वसीयत क्या है? वसीयत अभी बताए थे कि वसीयत में क्या होता है, तो वसीयत को हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे दादा ने हमारे पापा को दिया होगा, हमारे पापा हमको देंगे, हम अपने लड़के को देंगे, वो उसके लड़के को देगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे लिए एक दायित्व है कि हम उसको बचा कर रखें और जो हमारे बाद आने वाली पीढ़ी है उसको हम फिर क्या करें? ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, तो जो वसीयत होता है, वसीयत क्या होता है? हमारे लिए दायित्व होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि दायित्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सहायता शुल्क को दिखाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई क्लब
किसी क्लब के द्वारा अगर हमको आजीवन सदस्यता शुल्क मिलता है, यानी कि लाइफ मेंबरशिप फीस मिलता है, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? ठीक है, आय व्यय खाते में दिखाएंगे, या आर्थिक चिट्ठे में दिखाएंगे, या प्राप्ति और भुगतान खाते में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कि हम उसको प्राप्ति और भुगतान खाते में दिखाएंगे। क्लियर? कहाँ दिखाएंगे? प्राप्ति और भुगतान खाते में दिखाएंगे। सॉरी, उसको हम लोग दिखाते हैं आर्थिक चिट्ठे में। ठीक है, उसको हम कहाँ दिखाएंगे? आर्थिक चिट्ठे में दिखाएंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। ठीक है, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान क्या होता है? पूंजीगत व्यय होता है, आयगत व्यय होता है, या आय, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान आयगत व्यय होता है। ठीक है, हमने यही बताया था कि अगर हम अपने सेक्रेटरी को होनोरेरियम देते हैं, यानी कि अपने सेक्रेटरी को मानदेय का भुगतान करते हैं, तो क्या होता है? वो आयगत व्यय होता है। ठीक है, तो अगर हम अपने सेक्रेटरी को मानदेय का भुगतान करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? आयगत व्यय कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि प्राप्ति और भुगतान खाता है, क्या है? वास्तविक व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र खाता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो प्राप्ति और भुगतान खाता होता है वो वास्तविक खाता होता है। ठीक है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट। ठीक है, यानी कि जो प्राप्ति और भुगतान खाता होता है वो वास्तविक खाता होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया है कि आय व्यय खाता है। ठीक है, तो आय व्यय खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र खाता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आय व्यय खाता होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र खाता होता है। ठीक है, प्राप्ति और भुगतान खाता वास्तविक खाता है, और आय व्यय खाता क्या है? नाम मात्र खाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। ठीक है, आपको इसमें से चूज करना है कि कौन ऐसी संस्था है जो लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जो यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, सॉरी कॉलेज दिया हुआ है, कॉलेज भी लाभ न कमाने वाली संस्था है। जो स्पोर्ट क्लब है वो भी लाभ न कमाने वाली संस्था है। हॉस्पिटल है वो भी लाभ न कमाने वाली संस्था है। ठीक है, लेकिन लाभ न कमाने वाली संस्था कौन नहीं है? तो मारुति उद्योग जो है वो लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। क्लियर? अगर हम मारुति उद्योग के बारे में बात करें तो वो क्या है? वो लाभ कमाने वाली संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि आय व्यय खाता बनाया जाता है। ठीक है, आय व्यय खाता बनाया जाता है किनके द्वारा? व्यावसायिक संस्थान द्वारा, औद्योगिक संस्थान द्वारा, या लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा, या सभी संस्थान द्वारा। ठीक है, तो आय व्यय खाता सिर्फ लाभ न कमाने वाली संस्थाएं ही बनाएंगी, क्योंकि अगर हमारा उद्देश्य लाभ कमाना होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अगर हमारा उद्देश्य लाभ कमाना होता है तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन लाभ न कमाने वाली संस्था क्या करती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। ठीक है, तो आय व्यय खाता कौन बनाएगा? तो लाभ न कमाने वाली संस्था बनाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या दर्शाता है? तो सरप्लस दिखाएगा, या कैपिटल फंड दिखाएगा, या डेबिट बैलेंस, या क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाता है। क्लियर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या दिखाता है? तो डेबिट बैलेंस दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि आय तथा व्यय खाता दिखाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या दिखाता है? ठीक है, तो ऑप्शन में है सरप्लस एंड डिफिसिट, कैश बैलेंस, कैपिटल फंड, और नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आय व्यय खाता होता है ना, उस हमको डिफिसिट या सरप्लस दिखाता है।
ठीक है। आय व्यय खाता क्या दिखाता है, सरप्लस या डिफिसिट दिखाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कहाँ दिखाया जाएगा। अगर विशेष उद्देश्य के लिए हमको दान प्राप्त होता है तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे, आय व्यय खाते में दिखाएंगे नहीं, ठीक है। चूँकि अगर हम आय व्यय खाते में, आप जानते हैं कि आय व्यय खाते में सिर्फ आयगत आय और पूंजीगत आयगत आय और आयगत व्यय को ही दिखाते हैं, ठीक है। आय व्यय खाते में सिर्फ आयगत आय और आयगत व्यय को ही दिखाते हैं। तो अगर किसी विशेष उद्देश्य के लिए हमको प्राप्त होता है दान, ठीक है, अगर हमको किसी विशेष उद्देश्य के लिए दान प्राप्त होता है तो वो हमारा पूंजीगत प्राप्ति है, ठीक है। तो उसको तो आय व्यय खाते में दिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो अब बचा क्या, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में या चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, ठीक है। तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा कि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। क्योंकि अगर हमको मतलब कोई दान देता है किसी विशेष काम के लिए तो हमारे ऊपर ये दायित्व बन जाता है कि हमको उस काम को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसको कहाँ दिखाएंगे, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा बी नंबर। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो पूंजी निधि, कैपिटल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो गैर व्यापारिक संस्था जो होती है उसमें संपत्तियों मतलब जो संपत्ति होता है, संपत्ति अधिक होता है और दायित्व कम होती है। तो जो डिफरेंस की राशि होती है ना, जो डिफरेंस की राशि होती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल फंड। क्लियर। क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड यानी कि पूंजी निधि। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है, ठीक है। जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उसमें जो व्यय होता है, व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास आय ज़्यादा हो, ठीक है, आय ज़्यादा हो और व्यय कम हो। आप खुद सोचिए कि अगर आप डेली कमाते होंगे, ठीक है, डेली का आपका इनकम है और आप डेली कमाते हैं, तो अगर आपका आय ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, ठीक है, कमाते ज़्यादा है खर्चा कम करते हैं, तो आपके पास पैसा बचेगा, ठीक है। तो जो पैसा बचेगा वो हमारा सरप्लस होगा, ठीक है। देखिए लाभ कमाने संस्था के लिए, लाभ कमाने वाली संस्था के लिए वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। लाभ, अगर कोई संस्था लाभ कमाती है तो उसके लिए वो क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन लाभ न कमाने संस्था के लिए वो क्या कहलाएगा, अधिशेष, सरप्लस। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है। अब देखिए, अब अगर हमारे पास व्यय ज़्यादा है और आय कम है, ठीक है, अगर हमारे पास व्यय ज़्यादा है आय कम है तो उसके डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस को डिफिसिट बोला जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन है, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा, ठीक है, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस क्या है। तो आय व्यय खाते में क्रेडिट करना चाहिए, एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए, या फिर संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर हमको विशेष काम के लिए चंदा मिलता है, ठीक है, अगर किसी विशेष काम के लिए हमको चंदा मिलता है तो उस चंदे के लिए हम एक अलग खाता खोलकर, ठीक है, एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में उसको दिखाना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाने के लायक है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग जो है वो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं जाएगा, ये
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रह जाएगा, ठीक है। डिप्रिएशन है ये भी नहीं जाएगा, और एक्रूड सब्सक्रिप्शन है ये भी नहीं जाएगा। तो बचा कौन सा, तो बचा आपका लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो जो लाइफ मेंबरशिप फीस है ये आपका प्राप्ति और भुगतान खाते में जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि पूंजी कोष इज इक्वल टू कैपिटल फंड इज इक्वल टू। तो कैपिटल फंड क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल फंड जब हम निकालेंगे, जब हम कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होता है, तो जो संपत्तियां होती हैं संपत्तियों में से दायित्व को घटा देंगे, ठीक है। संपत्तियों में से क्या करेंगे, दायित्व को घटा देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा कैपिटल फंड कहलाएगा, ठीक है। संपत्तियों में से दायित्व को घटाने के बाद जो बचा वो हमारा कैपिटल फंड है, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अभी जो करंट ईयर चल रहा है, इस ईयर में अगर हमको एडवांस में चंदा मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, ठीक है। आय कहलाएगा, संपत्ति कहलाएगा, दायित्व कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर हमको इस साल में अगर चंदे मिलते हैं तो वो हमको हमारा दायित्व कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बताए थे कि जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उसके जो लेन देन होते हैं वो नगद और उधार दोनों में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नगद और उधार दोनों में होते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि आय व्यय खाता में लिखा जाता है, ठीक है। तो आय व्यय खाता में क्या लिखा जाता है भाई, तो ऑप्शन है सभी नगद प्राप्तियां भुगतान, सभी उधार प्राप्तियां भुगतान, सभी नगद एवं उधार प्राप्तियां भुगतान, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो आय व्यय खाता होता है, आय व्यय खाते में हम सिर्फ आयगत आय और आयगत भुगतान को दिखाते हैं, ठीक है। आयगत आय और आयगत भुगतान को दिखाते हैं, इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्रम सही एवं उचित है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा क्रम, यानी कि जैसे क्रमवार होता है ना, तो कौन सा क्रम सही है, ठीक है। पहले रोकड़ बही, फिर प्राप्ति एवं भुगतान खाता, फिर आय व्यय खाता, और फिर चिट्ठा, ठीक है। दूसरा है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रोकड़ बही, आय व्यय खाता और चिट्ठा, ठीक है। सी नंबर है इसका, आय व्यय खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रोकड़ बही और चिट्ठा, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम कैश बुक बनाते हैं। क्लियर। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कैश बुक बनाते हैं, फिर उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, फिर आय व्यय खाता बनाते हैं, और सबसे लास्ट में हमारा आर्थिक चिट्ठा होता है, ठीक है। तो ऐसे आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा ए नंबर, ठीक है। पहले कैश बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर लास्ट में सबसे बैलेंस शीट, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन क्या है कि अग्रिम प्राप्त चंदा है, ठीक है। तो अग्रिम प्राप्त चंदा क्या होता है, संपत्ति होता है या दायित्व होता है, आय होता है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर हमको पहले ही कोई चंदा दे दे तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो हमारे लिए दायित्व बन जाता है। क्लियर। हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारे लिए वो दायित्व बन जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका लेसन 1 का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कॉमर्स से रिलेटेड हर एक मतलब टॉपिक का क्वेश्चन या आंसर या जो भी हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि कॉमर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी वीडियोज़ हैं, आपको हमेशा उपलब्ध होता रहे, ठीक है।